मार्केट एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ तपन दोषी जी भी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अविनाश सर, तपन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तपन भाई, आज आपने अपने क्लाइंट्स को क्या बोला कि मॉर्निंग में, क्योंकि गैप अप ओपनिंग तो विजिबल थी, क्योंकि हम जब गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं और जब सेटलमेंट होता है 9:08 पर प्री मार्केट, तो पता लग जाता है कि निफ्टी कितना तेज खुलने वाला है। तो उसमें 9:15 पे आपने पहला ट्रेड क्या डाला, क्या बताया? देखिए, ओवरऑल मार्केट की जिस तरह से कल की जो कमेंट्री थी पॉवेल की, एक नो दो रेट कट आ रहे तो वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर आप देखो ना तो जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम डेटा देख के आगे जाके कट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर उन पे भी है कट करने का। तो कभी भी रेट कट आता है तो इमर्जिंग मार्केट के लिए तो पॉजिटिव रहता है, आगे जाके आरबीआई भी रेट कट करेगी। और इन्फ्लेशन तो अभी भी 2% के आसपास है, तो वो एक बेनिफिट है। और हमने लेकिन देखिए, रन अप तो ऑलरेडी देख चुके हैं काफी सारे सेक्टर्स हैं, खास करके ऑटोमोबाइल्स और बाकी सब सेक्टर्स में भी। लेकिन क्या है कि जीएसटी का जैसे जैसे ट्रांसफर होगा बेनिफिट, उस तरह से हमें आई थिंक अक्टूबर दिसंबर यानी जनवरी फर्स्ट 2 वीक से हमें पता चलेगा किस तरह से बेनिफिट आएगा। आईटी अभी थोड़ा मूवमेंट में है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेट कट का ये जो आया है फेड का। लेकिन एज ए इन्वेस्टर नो, एज ए मैं हमारे इन्वेस्टर को ये बोल रहा हूँ कि सिलेक्टेड पॉकेट में इन्वेस्ट कीजिए, खास करके डोमेस्टिक साइड। क्योंकि क्या है कि अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, नो डाउट रिलेशनशिप थोड़े अच्छे हुए यूएस और इंडिया के बीच में। लेकिन अभी तक नो पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है, कि डील फाइनल नहीं हुई है, तो इसलिए हमें पता नहीं कि क्या होगा। इसलिए अभी भी मैं सबको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से दूर रहने की बात है और डोमेस्टिक पे ही फोकस है। जैसे टूरिज्म है या होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, कंजम्पशन है, वहाँ सब सेक्टर्स में फोकस करने की राय है। और जहाँ जिस तरह से जो रेट कट है उसका जो बेनिफिट आएगा, आई थिंक जहाँ जहाँ अर्निंग अपग्रेड है वो देखना है। लेकिन क्योंकि स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं इसलिए वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करना है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का रुख है आई थिंक काफी पॉजिटिव है कंपेयर टू 2 वीक पहले, क्योंकि काफी सारे अभी पॉजिटिव न्यूज भी आ रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर से आई थिंक थिंग्स विल बी चेंजिंग। तपन भाई, ये बताएं कि जो हमारे बैंकिंग शेयर हैं, ये जो बॉन्ड यील्ड पर इम्पैक्ट आता है, रुपी में चेंजेस आ जाते हैं फेड की पॉलिसी से, कल गोल्ड की कीमतें भी चली गई, उन पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन इन सब का असर अगर मैं इंडियन बैंकिंग पे किसी तरह से देखूं तो कोई पड़ता है या नहीं पड़ेगा, और कौन से बैंक्स पर पड़ेगा अगर पड़ेगा तो? जी, अगर बैंक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स अगर आगे जाके आरबीआई रेट कट और कट करता है तो पॉजिटिव असर तो पड़ता है उसमें। खास करके पीएसयू बैंक्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो पीएसयू बैंक्स होते हैं ना वो थोड़ा जल्दी ट्रांसमिशन करती है। जो रेट कट होता है उनको क्रेडिट ग्रोथ भी आई थिंक मैंने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखो कंपेरेटिवली प्राइवेट बैंक से पीएसयू बैंक का क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है। तो उनके लिए आई थिंक बेनिफिट रहता है। एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा हो जाता है, एनबीएफसी को डायरेक्टली इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल भी जो फंडिंग करते हैं वो बैंक से करते हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उनको भी एनबीएफसी को फायदा है। तो एनबीएफसी आई थिंक विल बी नंबर वन कंपेयर टू बैंक, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी भी जो पोजीशन है, ये जिस तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन आगे बढ़ेगा तो काफ़ी सारे जो कंज्यूमर लोन्स जैसे बजाज फाइनेंस से लेके काफ़ी सारे जो कंज्यूमर लोन्स की तरफ है, व्हीकल लोन्स की तरफ है, उनको डायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो आई थिंक एनबीएफसी यहाँ एक थोड़ा स्वीट स्पॉट में आ रहा है। और मुझे लग रहा है आगे जाके भी एनबीएफसी विल बी लीडिंग कंपेयर टू बैंक्स। बैंक्स में भी मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स विल बी फर्स्ट वन, देन विल कम द प्राइवेट बैंक्स। क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक का एक इशू जो हो रहा है कि अगर आप देखो एक्सिस बैंक देख लो, और उन सब में क्लियरली कट उन्होंने प्रोविजंस अपने बढ़ाए एनपीए के। और नो काफ़ी हद तक अकाउंटिंग में भी कुछ चेंजेस आए थे। और कुछ और बैंक्स में मैंने प्राइवेट बैंक्स में देखा तो एमएसएमई लोन में अभी भी इश्यूज है, एमएसएमई लोन अभी भी उसका भूत गया नहीं है, एसएमई लोन्स। और तो वो एसएमई लोन्स और एमएसएमई लोन जहाँ जहाँ है वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई थिंक मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है 1-2 क्वार्टर लगेंगे इन सब बैंक्स को ऊपर आने में। लेकिन आई थिंक किसी को बैट करना, आई थिंक एनबीएफसी खास करके हाउसिंग लोन और कंज्यूमर फाइनेंसिंग लोन जो प्रोवाइड के लोन में ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है। का भी कुछ कुछ अभी उसने ग्राउंड लेवल पर कुछ हमें बेनिफिट नहीं दिया है, जो उन्होंने टैरिफ लगाकर बैठे हैं वो बैठे हैं। लेकिन यूरोप कम से कम हमारे साथ हो रहा है धीरे धीरे, और उन्होंने ये एक जो ढील दी है, ये एक समय था जब ये खबर आई थी कि कार्बन क्रेडिट को लेकर यूरोप ने अपने नियम सख्त कर दिए हैं इंपोर्टर कंट्रीज से, तो हमने देखा था कि मेटल कंपनीज पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था। अब ये खबर जब चूंकि इनको इंटीग्रेट कर लिया गया है, तो ये कितना पॉजिटिव माना जाए मेटल कंपनीज के लिए, क्योंकि आज तो सोचने पर मेटल शेयर चले बहुत अच्छा है पास्ट में।
सी ओवरऑल मेटल सेक्टर भी अगर आप देखो तो कुछ एक आध क्वार्टर से ना काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और ये ऑफ कोर्स ये काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है इनके लिए भी। और हम्म। मेटल सेक्टर में अगर आप देखो तो मार्जिन का भी इस बार एक्सपेंशन दिख रहा है काफी सारे। अगर मैं रिजल्ट देखूं, जेएसडब्ल्यू देखूं, स्टील, टाटा स्टील से लेके काफी सारे हिंडाल्को, उसमें काफी पॉजिटिव व्यूज है मेरे। द रीजन इज सिंपल कि जो डिमांड है वो अभी भी अच्छी है। अगर आप डोमेस्टिक डिमांड भी देखो मेटल कंपनीज की, जैसे स्टील की 9 to 10% है, हिंडाल्को में भी काफी अच्छी डिमांड देखी हमने। और यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि एक आध क्वार्टर अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स चाइना से कुछ इंटरवेंशन आ रहे हैं वहां से, वो एक एट द एंड ऑफ द डे एलिफेंट इन द रूम है, उनकी डिमांड पे बहुत कुछ चीजें, लेकिन वहां भी उन लोगों ने ना काफी हद तक अपने प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट करे, तो उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली हमें आ रहा है। ऑफ कोर्स हमने सेफ गार्ड ड्यूटी काफी लगा दी है मेटल कंपनी से गवर्नमेंट ने, और उसके वजह से डोमेस्टिक जो अपना सेक्टर है मेटल इंडस्ट्री के लिए वो एक अच्छा रहा है। तो यहाँ से जिस तरह से लास्ट कमेंट्री मैंने सुनी थी सभी मेटल कंपनीज की, काफी पॉजिटिव है। उनको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी अराउंड 8 to 9% ग्रोथ रहेगा, अगर मैं स्टील कंपनीज की भी बात करूँ। और इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अगर मेटल कंपनी में अगर किसी का निवेश है तो आई थिंक रहना चाहिए। और खासकर मुझे यहाँ पॉजिटिव जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को दो स्टॉक मुझे काफी अच्छे लगे। वहां मुझे ऐसा लगे यहाँ से भी एक अच्छी खासी एक दो क्वार्टर में ग्रोथ होगी, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है हमें क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू करना चाहिए। बट एट द अभी करंट पोजीशन में आई थिंक तो दोनों स्टॉक में, दो जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, आई थिंक होल्ड करना चाहिए दोनों। तपन भाई, कोचिन शिपयार्ड डिफेंस से भी जोड़ा जाता है और पीएसयू से ऑर्डर भी ले रहा है। ये कंपनी अगर कोचिन शिपयार्ड का पिछला कुछ ट्रेंड उठाकर देखें तो पिछले 2-3 दिन में अच्छा मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है। इन स्तरों पर आप क्या राय देंगे सर? जी, कोचिंग शिविर ऑफ कोर्स नो काफी डिफेंस का है, इसलिए काफी वॉलेटिलिटी रही है। लेकिन लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था वो कुछ खास नहीं था, और ये स्टॉक बहुत ही भाग गया था। अगर मैं इनकी गाइडेंस की भी मैं बात करूँ तो ओवरऑल वो बोल रहे कि 14 से 15% का ग्रोथ और नेक्स्ट ईयर वो प्रोजेक्ट करे, और पैट मार्जिन कुछ 15% के आसपास प्रोजेक्ट करे। ऑफकोर्स श्रीप रिपेयर और उसमें काफी हद तक फोकस है, क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट बजट में भी गवर्नमेंट ने फोकस किया था शिप बिल्डिंग में। तो कोचिंग शिपयार्ड को इनडायरेक्ट यहाँ फायदा हो रहा है, और उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। खास करके अभी से देखना पड़ेगा कि क्या वो एग्जीक्यूशन किस तरह से करे, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक का कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। अब देखोगे जो प्रॉफिट मार्जिन में डीप आया था लास्ट क्वार्टर वो उसके वजह से ही था। और खास करके उन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी तक उतना ही हो नहीं पा रही है। सो लीवरेज तो काफी बड़ा है मेक इन इंडिया का, लेकिन यहाँ से किस तरह से ग्रो होगा वो देखना है। और इनका जो हायर मार्जिन है वो है श्रिप रिपेयर शिप, तो वहां वो ज्यादा अगर आप देखो तो 150% ज्यादा ग्रोथ करे, तो वहां अगर वो ज्यादा फोकस करना भी चाहते हैं तो उनका मार्जिन अप जाएगा। तो ओवरऑल इस लेवल पे भी मुझे जिस तरह से इनका ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट 2.85 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो वो बहुत ही बड़ी है। प्लस जो फोकस है, तो आई थिंक ओवरऑल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव ही हूं मैं। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो अभी भी ये स्टॉक थोड़ा कह सकते हैं महंगा है, तो मैं यहाँ से आई थिंक अगर मुझे प्रेफरेंस दे तो मैं जीआरए से ज़्यादा प्रीफर करूंगा कंपेयर टू कोचिंग शिपयार्ड और मेजागोन। अभी भी कोचिंग शिपयार्ड मुझे जिस तरह से एग्जीक्यूशन मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स रहेगा, थोड़ा और नीचे आके बाय करेंगे। अगर जी लेना है कोई स्टॉक जो जीआरए और मेजागोन इस लेवल पे भी देख सकते हैं। तपन भाई, आपसे भी लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फेडरल बैंक सर, अगर हम देखें तो इस काउंटर की एक खबर है यस बैंक के साथ जुड़ी हुई। वो खबर ये है कि बैंक ने करीब 16.5 करोड़ शेयर यस बैंक के बेचे हैं 21 रुपये 50 पैसे पर सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प को। यानी कि यस बैंक के शेयर 21 रुपये 50 पैसे पर फेडरल बैंक बेच रहा है, लेकिन वो बेच दूसरे ही बैंकिंग ग्रुप को रहा है, वो विदेशी बैंकिंग ग्रुप को। आप इस खबर को कैसे लेते हैं? यस बैंक को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? एक बैंक एग्जिट कर रहा है, दूसरा बैंक एंट्री कर रहा है। सी अगर मैं दोनों बैंक की बात करूँ तो फेडरल बैंक की पहले बात कर ले, तो फेडरल बैंक ओवरऑल देखो मैं काफी पॉजिटिव हूँ इसमें। अगर आप देखो तो क्रेडिट ग्रोथ और उस तरह से तो काफी बेटर रहा है फेडरल बैंक का, और जो रिजल्ट भी आया वो कंपैरेटिवली ओके आया था। काफी कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट की बातें चल रही है। और यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स एडवांसेस में जो 15% का जो जंप है वो आगे जाके भी रहेगा।
नेट नेट एनपीए भी फेल हुआ है, और तो वो भी एक है। तो कासा में अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो मैं यहाँ से इस लेवल पे भी मुझे फेडरल बैंक कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है। तो अगर किसी को निवेश करना है तो यहाँ से सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स वो यस बैंक से एग्जिट कर रहे हैं तो मुनाफा कमाया ही होगा, क्योंकि ये बहुत नीचे के लेवल पे इन सब लोगों ने एंट्री की थी। जब बल्कि मैं यस बैंक की बात करूँ तो यस बैंक क्योंकि अभी ये नया मैनेजमेंट आया, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैनेजमेंट अपना वर्किंग करते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। कोई भी कंपनी को इतना मैनेजमेंट चेंज होता है और उनकी खुद की अलग से पॉलिसी होती है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम लोग स्कोप की बात करें तो काफी हद तक उन्होंने भी बात की है कि कासा में वो ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ओपेक्स में वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ उनका प्रॉब्लम ये था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट उनका ऑलमोस्ट 8% से जंप हुआ था, और ओपेक्स ग्रोथ है ना थोड़ा कंपेरेटिवली ना हम्म। एक काफी हद तक ड्रैग कर रहा था। तो उसके वजह से मुझे यहाँ लग रहा है कि यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। आई थिंक एक क्वार्टर में और देखूंगा किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, एक दो क्वार्टर, देन आई विल टेक अ न्यू पोजीशन। अदरवाइज फेडरल बैंक इज अ बाय फ्रॉम माय तपन जी, कोई आपकी तरफ से रिकमेंडेशन जो आप कोई पर्टिकुलर शेयर बताना चाहें? जी। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेक्टर जो ऑलरेडी बीटन आउट है, जैसे आई थिंक रेलवे सेक्टर आप देख सकते हो। रेलवे सेक्टर में खास करके जो वैगन्स रिलेटेड है, जैसे जुपिटर वैगन या टीटागढ़ वैगन्स में, वो सब ऑलरेडी काफी डाउन है, तो वो एक आप नजर में रख सकते हो। दूसरा, अगर आपको बैंकिंग बैंकिंग में ऑफ कोर्स स्टॉक्स काफी अभी भी नीचे है, इतने कुछ बड़े नहीं है, तो उसमें करूर वैश्य बैंक और एक फेडरल बैंक, ये दो स्टॉक की भी मैं बात करूंगा। वो भी अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ से बड़ा हो जो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद करे, तो जरूर हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, क्लिक दैट लिंक और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ।